गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कल ऑनलाइन क्लासेस में सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपने फर्स्ट यूनिट को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है जीन। जीन क्या होता है, जीन कहाँ पर मौजूद होता है और जीन के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको लेकर कौन से हाइपोथेसिस दिए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन है क्या चीज़। जीन is a stretch of DNA that code for type of protein that has function in the organism। यानी कि जीन डीएनए के सेगमेंट्स हैं और ये सेगमेंट किसको कोड कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को कोड कर रहे हैं। तो वे सेगमेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करते हैं जीवों में, उनको हम जीन कह सकते हैं। ये एक परिभाषा है, जीन की कई परिभाषाएं दी गई है। इसमें से एक ये परिभाषा भी आप दे सकते हैं कि जीन डीएनए के भी सेगमेंट्स हैं जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को कोड करते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये आनुवंशिकता की इकाई है। यानी कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन होती है। ऑल लिविंग थिंग डिपेंड ऑन जीन। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो किस पर डिपेंड हैं, जीन पे हैं। जीन कोशिका की सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है और जो जेनेटिक ट्रेट है वो पैतृक से संतति यानी कि पैरेंटल टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। जीन शब्द सबसे पहले 1903 में जॉनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। जीन शब्द सबसे पहले किसने यूज किया है, जॉनसन ने 1903 में 1903 में। जीन की अगर हम एक पर्टिकुलर परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जीन किसी भी विशेष लक्षण के आनुवंशिकी को निर्धारित करने वाली इकाई है। यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली इकाई को हम जीन कहेंगे। जो स्पेसिफिक गुणों को नियंत्रित करती है शरीर में, जो विशेष लक्षणों को नियंत्रित करती है, तो विशेष लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इस आनुवंशिकी इकाई को जीन कहा जाता है। जीन को लेकर कई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई है। बैटसन ने 1905 में मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांतों को समझाने के लिए कारक परिकल्पना यानी फैक्टर हाइपोथेसिस दिया है। कारक परिकल्पना के अनुसार उन्होंने दो चीज़ों पर बात की है। फर्स्ट है कारक। होता क्या है कारक? उन्होंने कहा कि वो इकाई जो सजीवों में किसी विशेष लक्षण को परिलक्षित करती है उसे मेंडल ने कारक नाम दिया है। वही बात जो मैंने अभी कहा कि जीवों में किसी विशेष लक्षण को निर्धारित करने वाली इकाई को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ये किसने कहा? जीन के लिए कारक शब्द किसने यूज़ किया है? मेंडल ने। मेंडल जब अपना शुरू में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे शरीर में कुछ ऐसे कारक मौजूद हैं जो स्पेसिफिक लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इन स्पेसिफिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इन इकाइयों को जीन कहा गया। क्योंकि मेंडल ने ये जीन शब्द यूज़ नहीं किया था। मेंडल ने जीन के लिए जो शब्द काम में लिया वो कारक ने लिया, लेकिन बाद में 1903 में जॉनसन ने उसी कारक के लिए जीन शब्द दिया है। बैटसन ने कहा कि कारक अनेक खंडों या टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। यानी जीन कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बने होते हैं और वो प्रत्येक खंड स्पेसिफिक कैरेक्टर को, जीवों में स्पेसिफिक लक्षणों को या विशिष्ट लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम एक डायग्राम से समझें कि जीन आखिर है क्या चीज़। जो मैंने इतनी बातें की उसको एक डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि जीन का मतलब क्या है। मैंने सेल थ्योरी पढ़ा ही जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और उस सेल थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो कार्यात्मक जो इकाई है,
वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। सेल को इतनी इंपॉर्टेंस बॉडी में क्यों दी गई? उसका कारण था इसमें प्रेजेंस इस न्यूक्लियस के कारण। सेल में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक में उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र जो शरीर की संपूर्ण आनुवंशिकी जो है उसको नियंत्रित करने वाली इकाई हैं। यानी आनुवंशिकी गुणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है, जो यूनिट है, जो वो है जीन। जीन जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, उसकी हम बात कर लेते हैं कि सेल में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र, अगर हम संपूर्ण गुणसूत्र की बात करें तो वो 2 मोटे हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन 2 मेजर पार्ट है गुणसूत्र की, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जो मैंने आपको डायग्राम में आप देख रहे हैं, आपने कभी सोलेनॉइड मॉडल का नाम सुना होगा। तो सोलेनॉइड मॉडल में आपने देखा होगा कि 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक कोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 5वां हिस्टोन प्रोटीन लिंकर डीएनए के रूप में क्या करता है? काम करता है। ये सब हिस्टोन प्रोटीन मिलकर डीएनए को पैक्ड रखते हैं न्यूक्लियस में, केंद्रक में पैक्ड रखते हैं। यूकैरियोटिक जीवों की ये खास विशेषता होती है कि उनका जो गुणसूत्र है वो न्यूक्लियस में पैकिंग में रहता है, पैक्ड रहता है। क्योंकि जो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनका गुणसूत्र बहुत बड़ा होता है, जो एक छोटे से केंद्रक में पैक्ड रहता है। और उस पैक्ड रहने का क्या कारण है? पैक्ड रहने का कारण है हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इस कारण उनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में लीनियर फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में रहता है। वहाँ पर पैकेजिंग नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक जीवों में डीएनए पैकेजिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन के कारण, वो स्पेसिफिक शेप में रहता है। और ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर मैंने आपको कुछ ब्लू पार्ट प्रदर्शित किया है। ये जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये जीन है। इसको हम जीन कहेंगे। हम जीन क्यों कह रहे हैं इसको? इसका कारण मैंने आप लोगों को पहले हमने जो परिभाषा देखी, हमने जो डेफिनेशन देखी, जो मेडल ने उसके लिए जो कारक के लिए जो परिभाषा दी, उसके अनुसार जीन वे कारक हैं, वे फैक्टर हैं जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं। विशिष्ट लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाइयाँ क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। सबसे पहले हमने जो मैंने डायग्राम दिया, सबसे पहले जो डायग्राम वाला पोर्शन था, स्लाइड थी, उसमें हमने देखा कि जीन जो है उनको भी हम कह सकते हैं जो प्रोटीन बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, जीन कहलाते हैं। तो स्पेसिफिक फंक्शन कैसे हुआ, विशिष्ट काम क्या हुआ इसके अंदर कि हमने उसको जीन कहा? इतना बड़ा डीएनए है, डीएनए का ये हिस्सा जो स्पेसिफिक हिस्सा है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होगा, ये भाग एमआरएनए को कोड करेगा। जब ये एमआरएनए को कोड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। एमआरएनए को कोड करेगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे एमआरएनए डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। और ट्रांसलेशन की क्रिया से एमआरएनए से किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसने किसको नियंत्रित किया? प्रोटीन बनने की घटनाक्रम को क्या किया है? नियंत्रित किया है। प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या किया? नियंत्रित किया। प्रोटीन बनने की घटना को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो प्रोटीन बनने की इस घटना को नियंत्रित करने वाली इन इकाइयों को हमने क्या नाम दिया? जीन नाम दिया है। इकाइयों को हमने क्या नाम दिया? जीन दिया। तो यहाँ पर हो गया ना स्पेसिफिक क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर भाग था इसने किसको नियंत्रित किया? प्रोटीन बनने की पूरी घटना को नियंत्रित किया है। तो प्रोटीन बनने की पूरी क्रिया को जो नियंत्रित करने वाली ये इकाइयाँ हैं वो क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। कोशिका में जब प्रोटीन में प्रोसेसिंग होती है तो फंक्शनल प्रोटीन बनता है जो शरीर की पूरी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है।
बैटसन ने अपना जो फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था, उसके बाद मॉर्गन ने 1923 में ड्रोसोफिला पर किए गए अध्ययनों के आधार पर जीन की संरचना एवं कार्यों के बारे में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार किसी सजीव के लक्षण को कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि कोई सजीव में कोई विशेष लक्षण है कि जैसे वो प्रोटीन बना रहा है तो एक स्पेसिफिक लक्षण हो गया, एक विशेष उसका कैरेक्टर हो गया, तो उसको किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है? कारकों के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये कारक आपस में एक साथ संलग्न समूह के तौर पर एक विशेष एवं निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पूरा डीएनए ही जीन है, नहीं, डीएनए के कुछ हिस्से जो किसी विशेष कार्य को संपादित कर रहे हैं, उन्हीं खंडों को हम जीन कह रहे हैं। तो ये संलग्न समूह के रूप में और एक निश्चित संख्या में जो है वो जीवों में मौजूद होते हैं। ये कारक पेयर में उपस्थित होते हैं, जिनको युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। ये कारक जो क्या उपस्थित होते हैं? पेयर में उपस्थित होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी या फिर एलिलोमॉर्फ कहा जाता है। युग्म विकल्पी क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ। जैसे मैंने यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया है। वे क्रोमोसोम जिनमें समान जीन उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर आप जो दो जीन देख रहे हैं, इस पर वे जीन जो पेयर में उपस्थित होते हैं, जो समूह में उपस्थित होते हैं, उनको हम एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं, एलील कहते हैं। एलिलोमॉर्फ उसको हम लोग एलिलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे ये जो जीन हैं वो वाइट फ्लावर के वाइट कलर को नियंत्रित करेंगे, और ये दोनों जो जीन हैं वो किसको नियंत्रित करेंगे? पर्पल फ्लावर को नियंत्रित करेंगे। तो ये जो दोनों युग्म विकल्पियाँ जो एलील्स हैं, वो फ्लावर कलर को निर्धारित करने वाले जीन हैं। और ये क्या होंगे? पास पास स्थित होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? लिंकेज जीन या संलग्न जीन। ऐसे जीन जो पास पास स्थित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी साथ में गमन करते हैं, उन जीनों को क्या कहा जाता है? उन जीनों को युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। तो ये एक दूसरे के ये एलिलोमॉर्फ होते हैं, जो पास पास स्थित होते हैं। जीन विनिमय की संख्या प्रत्येक संलग्न समूह में पाए जाने वाले जीनों के रेखीय व्यवस्थाक्रम यानी लीनियर अरेंजमेंट पर निर्भर करती है। जीन्स में आनुवंशिकी पदार्थ का आदान प्रदान भी जीन विनिमय द्वारा होता है। कैसे? इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि ये जो क्रोमोसोम है, ये कैसा क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पेरेंट से आया है और एक उनके जो पेरेंट्स हैं, एक फादर से और एक मदर से आया है। ये वाले हिस्से जो होते हैं, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर, यानी कि ये जो हैं ये आपस में सिस्टर है और ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होंगे और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये नॉन सिस्टर एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जिनमें क्या होगा? क्रॉसिंग होगा, जीन विनिमय होगा। इस तरह से ये जीन विनिमय की घटनाक्रम आप देख रहे हैं। एक्स रो में बन रहा है, एक ये इसका होमोलोगस क्रोमेटिड्स और एक इसका क्रोमेटिड्स, जिसमें आपस में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। हमने एक पीछे लाइन हमने एक बात की थी कि क्रॉसिंग ओवर का जो घटनाक्रम है वो किस पर निर्भर करता है? संलग्नता पर निर्भर करेगा, यानी कि संलग्न समूह पर जो है वो निर्भर करेगा कि क्रॉसिंग ओवर कितना होगा। संलग्न का मतलब क्या था? कि वे जीन जो बहुत पास पास स्थित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी साथ में जाते हैं। तो बहुत पास पास जो जीन स्थित होंगे, उन जीनों में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतनी कम होगी। और जीनों के बीच में जैसे जैसे कोई जीन है ये बहुत पास पास स्थित है, बहुत पास पास अगर कोई जीन है वो बहुत पास पास स्थित है, तो उन जीनों में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बहुत कम होगी।
लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। तो एक दूसरे के विपरीत हो गए कि जो जीन संलग्न हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बहुत कम, और जिन जीनों के मध्य दूरी अधिक है उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। जीवों में जीन विनिमय की जो प्रतिशतता है वो 50% तक जीन विनिमय हो सकता है। तो यही है, ये जो जीन है वो एक दूसरे से जो एक जीन की दूरी अधिक है उनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीनों में, गुणसूत्रों में जीन के खंडों की अदला बदली हो जाती है। तो हमने हमने जो लाइन एक मैंने जो आपको पीछे जो लास्ट वाली लाइन हमने बात की कि जीन्स आनुवंशिकी पदार्थ का आदान प्रदान जीन विनिमय द्वारा होता है, यानी कि जो लक्षणों में जो विभिन्नताएं आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्नताएं दिखी जाती है थोड़ी बहुत, और वो विभिन्नताएं किसके कारण होती है, जीन विनिमय के कारण होती है। तो आनुवंशिकता में जीनों का जो आदान प्रदान है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीनों का आदान प्रदान हो रहा है वो आदान प्रदान किसके माध्यम से हो रहा है, जीन विनिमय के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है। तो ये चीज़ किसने दी थी, ये चीज़ मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग करते हुए इन सब बातों का जिक्र किया था। ये मॉर्गन का हाइपोथेसिस है। इस प्रकार प्रत्येक जीन किसी विशेष लक्षण के वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी कि वही बात हो गई जो हमने शुरू की थी, वहीं पर उस बात को हम समाप्त कर रहे हैं कि जीन जो होते हैं वो विशेष लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, किसी विशेष लक्षण के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो एक अगर ओवरव्यू हम देखें सब चीज़ों का तो क्या होगा कि जीन क्या है, जीन गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र में जो डीएनए होता है उस डीएनए में मौजूद कारक हैं, डीएनए में मौजूद होते हैं, वो डीएनए के विशेष खंड होते हैं जहाँ पर ये मौजूद होते हैं, जो स्पेसिफिक लक्षणों को, जो विशिष्ट लक्षणों को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम जीन कहेंगे। जीन एक पेयर के रूप में मौजूद हो सकते हैं, उनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। जो जीन एक दूसरे के युग्म विकल्पी होंगे, वे जीन जो पास पास स्थित होंगे उनको हम संलग्न जीन कहेंगे। जो जीन जितने ज़्यादा संलग्न होंगे उसमें जीन विनिमय उतना अधिक होगा। वे जीन जो एक दूसरे से संलग्न कम होंगे, जिन जीन के मध्य जितनी अधिक दूरी होगी उसमें जीन विनिमय उतना अधिक होगा। और जीवों में ये जो आनुवंशिक जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है उस आनुवंशिकी की विभिन्नता के लिए जिम्मेदार कौन है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो निष्कर्ष जो इन सब बातों का निकला वो यही निकला कि जीन किसी विशेष लक्षण के वाहक के रूप में कार्य करता है, वो किसी विशिष्ट बॉडी में होने वाले किसी विशिष्ट काम को नियंत्रित करता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा प्रोटीन का बनना, तो प्रोटीन को बनाने वाले जो डीएनए के खंड हैं जो प्रोटीन बनाने को नियंत्रित कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। 1970 में खुराना नामक वैज्ञानिक ने जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग जानते हैं, थैंक यू, आपने अपना वीडियो सुना। आप लोग इसको वीडियो को बराबर सुनते रहिए। आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, इन असाइनमेंट को आप लोगों को अपने होमवर्क में करना है। आज शनिवार है तो आज असाइनमेंट देने का दिन है। आप लोग रेगुलरली वीडियो पर विजिट करिए, जितने भी यूट्यूब लिंक हैं आपको शेयर किए जा रहे हैं, आप उनको नियमित रूप से उनको देखते रहिए। और जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं डे वाइज, आप उसको जिस डेट को आपको जो असाइनमेंट जिस सब्जेक्ट का मिला है आप कॉपी में उसकी डेट डालकर असाइनमेंट को पूरा करेंगे। ये आपका एक तरह से इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक मूल्यांकन हो सकता है। नियमित रूप से जो वर्क आपको दिया जा रहा है, जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आप अपनी विषयवार कॉपी बनाकर उसमें ज़रूर करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।